Hello, friends. How are you all? I'm Valya, and today I'm going to discuss very important previous questions of 2021 education subject part 8. So, in the previous sessions, we have completed part 7. So, there are too many questions. So, there is one more part is remaining. So, today I'm going to start from the question. Curricula ought to emphasize providing students with a deep understanding of the important dash of a discipline and how they are organized. जो हमारा करिकुलम है वो emphasize करता है स्टूडेंट्स को डीप अंडरस्टैंडिंग हो किन चीजों के बारे में, किस इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है वो, थ्योरी की बात कर रहा है, फैक्ट की बात कर रहा है, कंटेंट की बात कर रहा है, कंसेप्ट की बात कर रहा है, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं करिकुलम होता क्या है। करिकुलम एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके कंटेंट के बारे में। और जो इफेक्टिव करिकुलम होता है वो क्या करिकुलम होता है, जो पूरा कंसाइज हो, मतलब जिसको टीचर्स भी समझ सकते हो, जो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो, जिससे बच्चे अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाएँ, टीचर्स के लिए बहुत फिज़िबल हो, लर्नर्स अपने गोल को अचीव कर पाएँ, अकम्प्लिश कर पाएँ। करिकुलम का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है करिकुलम का वो क्या होता है कि डेवलप करना ओवरऑल पर्सनैलिटी बच्चे की। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट मैटर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव हो, साइकोमोटर, सारे डोमेन्स आपको अच्छे से देख के, सब चीज़ों को देखते हुए तब आपको करना पड़ता है। आपका जो करिकुलम होता है वो इतनी क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और वो सब चीज़ें कवर अप भी करनी चाहिए उसको, जो आपके सब्जेक्ट की डिमांड है, आपके लर्नर्स की डिमांड है, और टीचर्स उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो कहीं न कहीं ये एक कांसेप्ट की बात करता है कि जो करिकुलम है, जिससे स्टूडेंट्स को डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है कांसेप्ट्स ऑफ अ डिसिप्लिन एंड हाउ दे आर ऑर्गनाइज्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कांसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकमेंडेशंस पूछी गई हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, जो कि रिगार्डिंग है किससे, टीचर्स ट्रेनिंग से। देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हमारा कौन सा वाला कमीशन है, 1950 टू 53 वाला था हमारा मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन में किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है कि ये कब हुआ था, इसके बारे में एक डिफाइन किया गया कि वाइस चांसलर जो थे मद्रास यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तो मुदालियर कमीशन के नाम से ये हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है जाना जाता है। ठीक है। अब इन्होंने टीचर एजुकेशन पे, टीचर ट्रेनिंग के बारे में क्या बात कही थी, इन्होंने कहा था सिर्फ दो तरह के इंस्टीट्यूशन होंगे टीचर्स ट्रेनिंग के। फर्स्ट कौन से होंगे, उनके लिए होगा फॉर दोज हु हैव टेकन द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। फॉर होम द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी ऑफ 2 years। तो इस तरह के जो बच्चे होंगे उनके लिए किस तरह की ट्रेनिंग है, 2 years की ट्रेनिंग की बात की गई थी। ठीक है। और फॉर ग्रेजुएट्स के लिए किसकी बात की गई थी, हायर सेकेंडरी स्कूल कौन सा हो गया आपका, ट्वेल्थ के बाद 2 साल की सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दी गई की बात की गई है। फिर बात आती है ग्रेजुएट्स के लिए, उनके लिए ट्रेनिंग फॉर द प्रेजेंट वन ऑफ एकेडमिक ईयर बट एक्सटेंडेड एज अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑफ 2 academic years के, उसमें भी उनको ट्रेनिंग की बात की गई थी, जो बीएड के बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग कॉलेजेस किस तरह के होने चाहिए, जो एक नॉर्मल पार्ट होना चाहिए आपके वर्क, और जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके अंदर रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है, इससे टीचर्स की स्किल्स डेवलप होती है। शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज होने चाहिए फॉर स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए, टीचर्स की वर्कशॉप होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज भी होनी चाहिए ताकि टीचर्स की स्किल्स डेवलप हो सके। अगर हम बात करते हैं रिसर्च वर्क की, सब एस्पेक्ट्स में, पीडागोजिक एस्पेक्ट्स में, एवरी ट्रेनिंग कॉलेज शुड हैव अंडर इट्स कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल और डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल, मतलब पीडागोजी से रिलेटेड भी रिसर्च वर्क होना चाहिए आपकी ट्रेनिंग कॉलेजेस में। प्लस इन्होंने एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई थी कि रेजिडेंशियल टाइप ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जो इतने भी टीचर्स हैं जो आपके यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक तो उन्हें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज मिलेगी और वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस भी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों जो कही गई थी टीचर ट्रेनिंग में। तो अब हम देख सकते हैं कौन-कौन से पॉइंट्स इसमें आते हैं। 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस की बात की गई थी, एक तो वो जिन्होंने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिया और जिन्होंने जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है? ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क, बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने पढ़ा पीडागोजी के ऊपर रिसर्च वर्क होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड चार्ज फ्री फ्रॉम द स्टूडेंट्स, नो फी की बात नहीं कही गई है। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होनी चाहिए टीचर ट्रेनीज के लिए। एडमिशन फॉर द मास्टर डिग्री इन एजुकेशन फॉर ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन, ऐसा भी नहीं था, कहा गया था कि एडमिशन होना चाहिए मास्टर डिग्रीज में एजुकेशन का ग्रेजुएट्स का, वो तो ट्रेनिंग की बात की गई थी ग्रेजुएट्स के लिए। तो जो इसमें हमारा ए बी एंड डी है वो हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिससे बताना है आपको कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है, किसका, मूक्स का। मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है, ब्लैक बोर्ड, ईडीएक्स, स्वैम, ये तो सभी इसके हैं, मूक्स के हैं।
स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभा क्या है, 32 डीटीएच चैनल है जो G-SAT-13 सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था। वो उन लोगों के लिए था रिमोट एरियाज में, ताकि बच्चे इलिटरेट ना रह पाए, कहीं ना कहीं वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाए। तो स्वयं प्रभा क्या है, एक डीटीएच चैनल है जो कि किसका इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का इनिशिएटिव था। इसके अंदर 32 चैनल है आपके थ्रू डीटीएच अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, जो 24/7 बेसिस पे अवेलेबल हैं। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं जो कंटेंट कवर करते हैं सारे डिसिप्लिन्स का। ये सिर्फ इसलिए किया गया था, इसका प्राइमरी एम ये था कि क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हों उन रिमोट एरियाज में जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो डीटीएच चैनल्स हैं वो क्या यूज करते हैं, कौन से सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट किए जाते हैं, G-SAT-15 टेली सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 में आ चुका है। कौन सी सैटेलाइट की वजह से की सपोर्ट से डीटीएच चैनल जो होते हैं स्वयं प्रभा में जो चलते हैं वो लॉन्च होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं। तो स्वयं प्रभा क्या है हमारा, ये डीटीएच चैनल की बात की गई थी। मैक्स के जो तीनों कोर्सेज हैं ये सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के होते हैं। ये स्वयं प्रभा जो है इसका प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आता है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन जो एजुकेशन कमीशन से बिलोंग करता है, आपके चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का हमने जस्ट पढ़ा है, मुदालियर थे उसके, तो ये तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो किसका था, राधा कृष्णन का। और नेशनल नॉलेज कमीशन जो किनका था, सैम पित्रोदा ने, जिन्होंने आईसीटी की रजिस्ट्रेशन की बात की थी। एजुकेशन कमीशन आता है हमारा डीएस कोठारी का, जो 1964 टू 66 में किया गया था, दिया गया था। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम चेंज। इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल है किसका नहीं है करिकुलम चेंज का। आप करिकुलम चेंज करते क्यों है, किसी भी चीज को अगर आप अपने करिकुलम में ऐड करते हैं, अपने करिकुलम को रीडिजाइन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को देखते हुए, नीड्स को देखते हुए अपने लर्नर्स की, हमारा करिकुलम के उसके अंदर हमारी कुरिकुलर को कुरिकुलर सारी एक्टिविटीज आती हैं बच्चे की, कि आपको क्या प्लान करना है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। हम कोई नया कोर्स लॉन्च हुआ है तो उसके हिसाब से आप करिकुलम करते हैं। तो करिकुलम एग्जैक्टली होता क्या है, सब्जेक्ट के अंदर जो आप करिकुलम पूरे साल की एक्टिविटीज प्लान होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल पूछे कि कौन सा नहीं है। चेंज और विद इन अ सब्जेक्ट ये तो करिकुलम का पार्ट है। इंट्रोडक्शन करना किसी नए डिग्री प्रोग्राम में, ये भी करिकुलम का पार्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर, ये भी आपका करिकुलम में आता है। अपग्रेड करना एजुकेशनल एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर को, करना, ये आपका करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो यही जो है इसका एग्जाम्पल नहीं होगा करिकुलम चेंज का। तो इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर है। Next question, which is very important question, which is podcast and vodcast are useful for students with। जो podcast है और जो vodcast है, that means जो देख सकते हैं, जो वोडकास्ट जो सुन सकते हैं, दोनों किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है, जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उनके लिए तो हेल्पफुल चीज हो गई। रीडिंग डिसऑर्डर जिसको होता है, ठीक है। फिर आता है आपका विजुअल इम्पेयरमेंट में सीवियर मेंटल, जिनको बहुत सीवियरली मेंटली इम्पेयरमेंट है वो बच्चे नहीं देख सकते ना समझ सकते। जिनको सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट है वो बच्चे भी नहीं देख सकते। जिनकी बहुत अच्छी हेल्थ है उनके लिए तो यूजफुल है ही है। डिसलेक्सिया के लिए इसलिए यूजफुल होता है क्योंकि वो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए सुनने में काफी बेटर है चीजें। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए एंड डी ऑप्शन है, इट्स योर करेक्ट आंसर। एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद, जो आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो किस चीज के लिए कंसर्न है। दैट मीन्स जो आपके एजुकेशन जो टेक्निकल पार्ट संभालते हैं वो किस चीज़ के लिए, एजुकेशन में किस चीज़ के लिए कंसर्न हो गए। डिज़ाइन करना इंस्ट्रक्शंस को, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को देखते हुए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को प्रोड्यूस करना, ये भी अच्छी चीज़ है। मैनेज करना इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज, लर्निंग रिसोर्सेज को कलेक्ट करना बच्चों के लिए ताकि बच्चे बहुत अच्छे से कवर कर पाएं। अप्लाई करना कॉग्निशन में, मतलब ब्रेन से रिलेटेड आपकी बात की जा रही है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज से बात की जा रही है। और रिसर्च करना ताकि वो टेक्नोलॉजी जो हो वो यूज हो और लर्नर्स के लिए बेनिफिट हो। तो ये तो बहुत अच्छी पॉइंट्स है, तीन चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। अगर एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी से ये सारी चीजें कर रहा है तो ये तो लर्नर्स के लिए इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। तो आपके सारे पॉइंट्स अच्छे हैं ये। तो इसलिए ए बी सी एंड डी ऑल आर आवर आंसर। द प्रियम्बल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सीक्वेंस ऑफ, जो प्रियम्बल ऑफ अवर इंडियन, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसकी सीक्वेंस आपको बतानी है। जस्टिस, इक्विलिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। देखो जस्टिस की बात भी की गई है, इक्वालिटी की बात भी की गई है, फ्रेटर्निटी की बात भी की गई है, लिबर्टी की बात भी की गई है। बात इक्विटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। तो एक बार देख लेते हैं।
प्रेम्बल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute इंडिया sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है। अब जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस मतलब सोशली जस्टिस देना, इकोनॉमिकली देना, पॉलिटिकली देना। लिबर्टी फ्रीडम होनी चाहिए थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीव्स में, फेथ में, वर्शिप में। इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस में एंड अपॉर्चुनिटी में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबका इक्वल स्टेटस की बात की गई है। और प्रमोट करना चाहिए फ्रेटर्निटी को, दैट मीन्स किसी की डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी। तो यहाँ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आता है हमारा, बट इक्विटी की बात नहीं की गई है। तो फर्स्ट जस्टिस, नेक्स्ट हम आता है हमारा लिबर्टी एंड देन इक्वालिटी एंड देन फोर्थ वन इज फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन है हमारा, बिग ब्लू बटन क्या है? एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, रिकॉर्डिंग या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल है, या वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड एसिंक्रोनस लर्निंग टूल है, या फिर वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल। असिंक्रोनस तो नहीं होगा क्योंकि ये स्कूल में यूज किए जाने वाला टूल है, तो दैट मीन्स इट्स अ वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है। और एक सिंक्रोनस लर्निंग टूल है आपका जो स्कूल में यूज किया जाता है। एक बार देख लेते हैं, ये ग्लोबल टीचिंग प्लेटफॉर्म है आपका, जो कि डेवलप किया गया है स्कूल के लिए। ये बोर्ड रूम के लिए डेवलप करने वाली चीज नहीं है, ये स्कूल के लिए डेवलप हुआ है। इट मेकिंग इट इज ओनली फॉर द वर्चुअल क्लासरूम, बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप, जस्ट फॉर द टीचर्स के लिए यूज किया गया है। और ये 65 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है टीचर्स के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डिजाइन along with a global network of developers and the companies providing commercial support. Big Blue Britain is continuously evolving to meet the new real world needs of the teachers. ये एग्जैक्टली है किसके लिए? देखिए, एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है बिग ब्लू बटन, और ये किसके लिए? टीचर्स के लिए है। टीचिंग इजी बनाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स का आउटकम अच्छा आए। सो ये सिंक्रोनस है और वेब कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाता है आपका सिस्टम है ये। Which of the following statements is not correct in case of वॉलस्टोन क्राफ्ट? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉलस्टोन क्राफ्ट ने क्या क्या काम किया है और किसके बेसिस पे है ये। ठीक है, वॉलस्टोन क्राफ्ट जो थी वो एक वुमेन थी, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर काफी बात की है, और फेमिनिस्ट थी हैं। द मेजोरिटी ऑफ वॉलस्टोन क्राफ्ट्स अर्ली प्रोडक्शंस आर अबाउट एजुकेशन, बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये। एंड इज रिगार्ड इज वन ऑफ द फाउंडिंग फेमिनिस्ट फिलोसफर्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वॉज एन इंग्लिश राइटर, फिलोसफर एंड एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स की बात इन्होंने की है, बिल्कुल ठीक है ये तीनों। वेलस्टोन क्राफ्ट फर्स्ट सोल ऑथर्ड बुक इज केयरिंग, अ फेमिनाइन अप्रोच टू एथिक्स एंड, नहीं, इनकी फर्स्ट बुक केयरिंग नहीं थी, इनकी फर्स्ट बुक थी मैरी। Wollstonecraft first book was Mary, जो कि एक fiction book थी। The eponymous heroine was forced into a loveless marriage for economic reasons, की वजह से ऐसा होता है। She fulfills her desire for love and affection outside marriage with two passionate romantic friendships, one with a woman and one with a man। तो इस तरह की एक फिक्शन से रिलेटेड बुक थी जो इन्होंने मैरी लिखी थी। इनका केयरिंग जो बुक थी वो वॉलस्टोन क्राफ्ट की नहीं थी, फर्स्ट बुक थी इनकी मैरी, एक फिक्शन बुक थी ये। तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर मैंने वॉलस्टोन क्राफ्ट के भी डाले हैं, तो जो बच्चे पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।